तैयारी कर ली। पहला प्रश्न आप लोग देखिए, वह पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, इसका उत्तर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOCl2। CaCO2 किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। ये किससे क्रिया करता है? क्लोरीन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेता है? CaOCl2 प्लस H2O। ये विरंजक चूर्ण बनता है। इस पे मैंने जोर देके आपको पढ़ाया, उस समय भी बताया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सांद्र अम्लीय क्षारक को जल में मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जब अभिक्रिया होती है उस समय बर्फीली क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, गर्म? गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनने के साथ साथ में ऊष्मा भी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी। तो इसका उत्तर आपके ऊष्माक्षेपी होगा। निम्न में से क्रिस्टलन जल युक्त यौगिक नहीं है। शायद ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जिप्सम का सूत्र आप लोगों को पता है, क्या होता है? CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। दूसरा दावन सोडे का सूत्र बताइए। Na2CO3.10H2O। नीला थोथा, ये मैंने आपको लिखवाया था। क्या सूत्र होता है? CuSO4.5H2O। बिना बुझा हुआ चुनने का सूत्र क्या होता है? CaO ओनली। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका निम्न में से क्रिस्टलन जल युक्त यौगिक नहीं है। बिना बुझा हुआ चूना। समझ में आया नहीं आया ये? चौथा प्रश्न है, असत्य कथन बताना है, मतलब इनमें से गलत कथन कौन सा है? अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। किसी विलयन की पीएच मान कम है तो उसकी H+ सांद्रता कम होती है। विलयन का पीएच अगर कम है, इसका मतलब उसमें H+ आयनों की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। मुंह की पीएच 5.5 से कम होने पर दंत से प्रारंभ हो जाता है। जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये भी क्या है? सत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चौथे का आंसर क्या है? बी। प्रश्न नंबर 5, ये देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? चींटी का डंक फार्मिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। एक ही बात है, मेथेनोइक अम्ल। ये तो सही है। नेटल का डंक, इसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, वही होता है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है ना? तो पांचवें में आंसर क्या होगा? बी। प्रश्न नंबर 6 देखिए आप लोग, निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से क्या है? असत्य कथन है। इसमें देखिए आप लोग, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धात्विक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, धात्सा। धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अधात्विक की क्या होती है? अम्लीय होती है। तो इसका मतलब ये कथन तो हो गया गलत। और अपने को पूछ भी क्या रहा है? असत्य कथन ही पूछ रहा है। कौन से पूछ रहा है? असत्य कथन। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। अपन ने प्रयोग किया था परख नली में, जिंक के टुकड़े ऊपर से H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है?
हाइड्रोजन गैस जिसको कि साबुन के विलयन में से प्रवाहित करके उसके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पोप की ध्वनि के साथ में वो जलती। तो ये अपना कथन सही है। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, सही है। अम्ल अधातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि अम्ल तो किससे क्रिया करते हैं? धातुओं से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा हो गया? असिद्ध कथन कौन सा? 1 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4, सी। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? सी। प्रश्न नंबर 7। अब इसमें अपने को पूछा है सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं। ये कथन तो क्या हो गया? अम्ल वे पदार्थ हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। H+ आयन त्यागते हैं या देते हैं? अम्ल वे पदार्थ है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ये कथन गलत है। अम्लीय लवणों का pH मान कितना होता है? 7 से कम। ठीक है, ये कथन सही है। HCl तथा HNO3 प्रबल अम्ल है। ये कौन सा तेजाब है? नमक का तेजाब। और इसको क्या बोलते हैं? सोरे का तेजाब। तो ये कथन भी क्या है? सही है। NaOH क्षार जो है वो Zn से अभिक्रिया करता है, जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बताइए? देखें, सोडियम जिंकेट बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। इसका मतलब सत्य कथन कौन कौन से हो गए? कथन 2, 3 और 4। कथन 2, 3 और 4। इसका आंसर भी क्या हो गया? सी। सातवें का आंसर क्या है? इसमें किसी को शंका है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 8 बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है इसका। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में होता है H2 SO4 के बादल होते हैं। प्रश्न नंबर 9, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। तो इसका आंसर 90 का क्या हो जाएगा? डी। 10वां प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में प्रयुक्त लवण कौन सा है इनमें से? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में प्रयुक्त लवण कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रश्न में मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना? इस प्रश्न को अपन डिलीट करेंगे। ये प्रश्न, इसमें सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए था। इसका सही उत्तर क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो लवण प्रयुक्त होता है उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धातु व हड्डियों का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कौन से ऑप्शन में है? डी में है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। प्रश्न संख्या 12, 12वें नंबर का देख लीजिए। निम्न में से उप धातु हैं लेंथेनम, सिलिकॉन, सीजियम और बेरिलियम। नाम सब जाने पहचाने ही है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सिलिकॉन। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मुख्य रूप से आप लोग ये 3 उपधातु याद रखें, अर्धचालक बनाने काम आते हैं। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 12वां में बी है। प्रश्न नंबर 13, समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हेलोजन। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं?
हेलोजन जिसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? एफ, सी एल, बी आर, आई और एटी। एफ, सी एल, बी आर, आई, एटी, ये कौन से तत्व हैं? चेल्कोजन। चेल्कोजन है क्या ये? हेलोजन तत्व है। कौन से हैं? हेलोजन तत्व है, समूह 17। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से सर्वाधिक तन्य धातु क्या है? अपन ने खूब डिस्कस किया था इसके ऊपर। कौन सी है? सोना। एक प्रश्न और मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ये 14 में सी करो पहले तो। आप लोग कहीं इधर कॉपी में करो ही नहीं, ऐसा नहीं हो जाए इधर देखते ही रह जाओ। कॉपी में भी राइट रॉन्ग करना है आपको। निम्न में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। और विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? AgBr। कौन सा है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? AgBr। फ्यूज तार बना होता है Sn प्लस Pb, स्टेनस प्लस Pb, प्लम्बम। Sn प्लस Pb। 17वां नंबर का देख लीजिए, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? 3:, कैसे निकाल लिया आप लोगों ने? अब देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन, सूत्र क्या है? CO2। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 16 इंटू 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आप लोगों ने? कर दिया? अब अनुपात निकालिए, 12:32। ये 4 से कट जाएंगे। किससे कटेंगे? ये 3 बार और ये कितनी बार? 8 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:8। ये बी। इसके ऊपर अपन ने थोड़ी चर्चा भी की थी, ये सवाल हल भी किया था, आपको थोड़ा ध्यान हो। 3-4 कर दिया तो गलत हो गया। एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? ये सिंपल सा प्रश्न था। ये शायद मेरे हिसाब से इस टेस्ट का सबसे सिंपल प्रश्न है। एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? अधातु जो ब्रोमीन। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्ग हैं? 7 तो आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त कितने हैं? आप लोगों ने कहीं ये तो नहीं कर दिया है? नहीं, क्रम से ही है, कहीं आवर्त और वर्ग का ही दे रखा है, तो ऑप्शन तो चारों पढ़ो आप लोग। आवर्त कितने हैं? 7। और वर्ग कितने हैं? 18। हाँ, उससे ध्यान पड़ रहा है 17वें वर्ग। वर्ग 17 तक तो आ रहे थे। निम्न में से कौन सी धातु को हथेली पर रखने पर वो पिघलने लगती है? गैलियम और एक दूसरी धातु, और उसका नाम बताओ। गैलियम और सीजियम। अब गिन लीजिए आप लोग, अपने अपने मार्क्स गिन लीजिए। हाँ, मिला लिया आप लोगों ने? 20 में से 20 किसके आए देगा? हाथ खड़ा करो। नहीं नहीं, किसी के भी नहीं आए क्या? है? 19 नंबर किसके आए देखे? 19 भी नहीं है। 18 नंबर बताओ। वेरी गुड, 2 के आए हैं 18।
पास पास में बैठे तो कहीं इधर उधर तो नहीं है? अच्छा अच्छा, या वो संयोजकता की तरह उल्टी पुल्टी तो नहीं करती? हाँ। 18 नंबर दो बच्चों का है, 17 नंबर किस किस का है, देगा हाथ खड़ा करो। ऊपर थोड़ा घनत्व कम रहता है वैसे। 16 नंबर किस किस का है? 16 भी नहीं है। 15 किसका है? 14, 13, 13 दो क्या है? 12, 11, 10। इसका मतलब बाकी पीछे ही है, 10 से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को और ज्यादा समझने की, जब अपन ने हल किया उस समय किस किस को लगा कि यार प्रश्न आ रहे थे लेकिन गलत हो गए, ऐसा लगा होगा आप लोगों को। तो ये गलती नहीं हो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर, थोड़ा सा दिमाग लगा करके हल करना। मैंने आपको पहले बोला था कि भाई जब आप सवाल हल करो तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर के जवाब देना। बाकी प्रश्न बहुत ही इजी थे, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो आपके कम से कम लगभग बच्चों के 15 से ऊपर आ जाते। अगले टेस्ट में अपन ये उम्मीद रखें कि आप लोग सबके 15 से ऊपर आए। 2-4 दिन बाद वापस टेस्ट लेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जब क्लास में रहें उस समय इस विज्ञान को रटने के बजाय क्या करें, समझें। रटने के बजाय अपने को क्या करना है, इसमें लगभग 50% जो प्रश्न थे वो कैसे थे, समझने वाले थे, अंडरस्टैंडिंग के थे। किसके थे? और अक्सर अपने को एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, क्योंकि रटने वाली चीजें तो सामाजिक में पूछ लेंगे वो, इसमें कौन सी चीजें पूछी जाती है, अक्सर समझने वाली चीजें पूछी जाती है। तो आप थोड़ा सा इसको समझे, जब आप लोग साइंस को समझ आएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम इतने होशियार हो गए साइंस में। क्या हुआ? इसमें आ जाएगा ना, इसमें नहीं क्या? इसमें ये तो बायोलॉजी आ गई। वो है क्या, भौतिक रासायनिक परिवर्तन? सबसे लास्ट में क्या? ये तो ही नहीं रहा। हम्म। हाँ देखिए, जैसा अपन ने पहले चर्चा की थी, विलयन, निलंबन और कोलॉइड, वो जो होते हैं उनमें विलेय जो पदार्थ होते हैं, विलेय जो घुलने वाले पदार्थ होते हैं, उनके कणों के आधार पर इस प्रकार के विलयन को बांटा गया है। तो जैसे विलयन वो होता है जिसमें कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम। कितना? उसमें घुले हुए जो अवयवी कण जो है, विलेय पदार्थ जो है, अगर उनका आकार कितना हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और दूसरा कोलोइडी विलयन जो होता है, जिसमें अपन कहते हैं ना कि दूध में दिखाई नहीं दे रहा लेकिन होते हैं कण, उसमें जो घुले हुए कण जो है, जो विलेय पदार्थ जो है, उसके कणों का आकार 1 से लगा करके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। कहां से कहां तक? 1 से लगा करके 100 नैनोमीटर के बीच में। और 1000 नैनोमीटर से अधिक अगर वो कण है, जैसे चौक का पाउडर हो गया, है ना, तो वो क्या कहलाता है फिर आपका, निलंबन कहलाता है। विलय के कणों का आकार अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो कौन सा विलयन होगा, निलंबन होगा, सस्पेंशन होगा। अब अपन देखते हैं परिवर्तन प्रक्रिया।
रक्त बताया ना आपको उस दिन, कोलोइड में। हाँ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही सिंपल सी चीज है भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है केवल। भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं ही बदलती हैं, उसके रासायनिक गुणों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण और संगठन भी बदल जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब देख लीजिए आप लोग, भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? अवस्था है, द्रव्यमान है, आकार है, आयतन है, रंग है, घनत्व है, ये सारे कौन से गुण हो गए? भौतिक गुण। जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? भौतिक गुण। और जो जिस पदार्थ से जो बना हुआ है, जैसे H2O है, बाहर से द्रव अवस्था, ठोस अवस्था या गैस अवस्था जिस भी रूप में पाया जाता है, और जो अंदर जो उनका संरचना है H2O, ये उसकी कौन सी संरचना है? रासायनिक प्रवृत्ति है। कौन सी है? रासायनिक प्रवृत्ति। देखिए आप लोग, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें अवस्था परिवर्तन हो सकता है, कोई पदार्थ ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस, गैस से सीधे ठोस में बदल सकते हैं, ठोस से सीधे, उसको क्या, कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कपूर की गोलियां होती है, वो सीधे नौशाद जो सीधे ठोस से किसमें बदल जाते हैं? गैस में। किसमें बदल जाते हैं? गैस में। तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं हैं। उनके द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, उनके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आकार, आकृति, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताप और दाब और डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? घनत्व। भाई उसमें कण कितने पास पास में है, इनमें अगर परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में ये परिवर्तन तो हो सकते हैं, ये तो हो सकते हैं, ये हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें इनके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुणों के साथ साथ में कौन से गुण और बदल जाते हैं? रासायनिक गुण और संगठन में भी बदलाव आ जाता है, और नया पदार्थ बनता है, जिसको पुनः भौतिक विधि द्वारा अपने मूल पदार्थ में बनाना या उसको पुनः मूल पदार्थ में लाना असंभव हो जाता है। जैसे दूध से दही बन गया, आप लोग ये प्रयास करें कि छान करके दही को वापस दूध बना दें, इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है। कागज का टुकड़ा आपने तोड़ दिया है ना, तो वापस जोड़ करके कागज का टुकड़ा बना दे, ये संभव है? ये संभव है। पानी को बर्फ में बदल दिया, वापस बर्फ को पानी में बदलना, ये संभव है या नहीं है? ये संभव है। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण और संगठन ही बदल जाते हैं। अब देख लीजिए आप लोग, जैसे जल का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। जल देखिए आप लोग, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। जल होता है, उसको आप लोग 0 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दी, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पर लिया, तो किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पहले किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में। अब किस अवस्था में आ गया? ठोस अवस्था में। वापस इसको थोड़ा गर्म कीजिए, बर्फ को, जो ठोस अवस्था में, इसको अपन गर्म करेंगे तो किस अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में चला जाएगा? अब यहाँ पर भी पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, बर्फ में भी पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, और फिर वापस ये बर्फ पानी में बदला, उस समय भी इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। अपन ने इसको और ज्यादा गर्म किया और माना कि ये भाप बन गया, यानी कि गैस अवस्था में चला गया, उस समय जो भाप का जो अणु है उसका रासायनिक सूत्र भी H2O ही होगा। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इधर भी जल का सूत्र क्या था, यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी क्या था, और इधर भी क्या था? इसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, केवल भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? अर्थात अवस्थाएं बदली, केवल क्या बदली?
अवस्थाएं बदली, हो सकता है इनका घनत्व बदला हो, लेकिन इनके रासायनिक गुण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आए, तो ऐसे परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, उसका जो स्ट्रक्चर जो है अंदर से, जो जिससे बना हुआ है, जिन तत्वों से बना हुआ है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। बर्फ है, इसको आपने क्या किया? गर्म किया, तो ये क्या, कौन सी प्रक्रिया हुई? गलन। ये क्या है? बर्फ। इसमें इसका सूत्र क्या है? ये सॉलिड रूप में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सॉलिड, यानी ठोस रूप में है बर्फ। इसको अपन ने गर्म किया तो ये गलन प्रक्रिया हुई, गलन के फलस्वरूप क्या बन गया? जल। जल को अपन ने और गर्म किया, ये वाष्पन की प्रक्रिया हुई। जल से वाष्प का बनना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। वाष्पन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो जल था, अभी भी इसका सूत्र क्या है? H2U है, और यहाँ पर ये L रूप में लिखा हुआ है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में है। किस रूप में है? लिक्विड, यानी द्रव अवस्था में है। इधर जल किस अवस्था में था? ठोस अवस्था, सॉलिड में था। इधर लिक्विड में आ गया। किस अवस्था में आ गया? लिक्विड में आ गया। अपन ने इसको और गर्म किया तो किस रूप में आ गया? ये वाष्प के रूप में बदल गया। और यहाँ भी जल का सूत्र क्या है? H2O, लेकिन ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? देख लीजिए, यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाएं बदली है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि जो ये जल जिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, उसमें परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ से H2O का अपन ने गर्म कर दिया तो जल बन गया, तो जल H और O अलग हो गए, ऐसा नहीं हुआ। अब पुनः इसी प्रक्रिया को रिवर्स कर दीजिए। वाष्प है, संघनन की प्रक्रिया होगी। वाष्प को अपन ठंडा करेंगे तभी तो पानी बनेगा। वाष्प को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। यानी वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। इससे क्या बन गया? जल। रिवर्स प्रक्रिया है। H2O जो कि गैस रूप में था, अब किस रूप में आ गया? H2O लिक्विड फॉर्म में आ गया। किस रूप फॉर्म में आ गया? इसको और अपन ठंडा करेंगे, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमीकरण या फिर पिंडन। पिंड यानी ठोस अवस्था में बदल जाना। तो ये जो जल था किस रूप में आ गया? सॉलिड रूप में। किस रूप में आ गया? इस प्रक्रिया के दौरान आपने देखा कि जल की जो आंतरिक संरचना है, उसका रासायनिक संगठन है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये अच्छा उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। क्या हुआ? बर्फ को नहीं है, बर्फ तो वाष्प में सीधा बदलता ही नहीं है। बर्फ तो पहले जलीय अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था में आएगा। दूसरे अन्य पदार्थ के जैसे नौसादर है, वो सीधा ठोस से किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। उसको अपन ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में अथवा गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, उनको, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। यह सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह कैसी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय, यानी रिवर्सेबल। अपन ने रिवर्स किया नहीं किया वापस अभिक्रिया को? पानी से क्या बनाया? बर्फ बनाया। क्या बनाया? बर्फ। क्या बर्फ से पुनः पानी बन सकता है? ये उत्क्रमणीय हो गया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब दोनों तरफ जो चलती है, उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें दो तीर का निशान होता है। किसका होता है? दो तीर का। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो अभिकारक है, ये क्रिया करके क्या बनाएंगे? उत्पाद। क्या बनाएंगे? उत्पाद। और उत्पाद से पुनः क्या बन सकते हैं? अभिकारक। इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं अपन? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या ऐसी रासायनिक परिवर्तन में संभव है? हालांकि कुछ अभिक्रियाएं होती है, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन का जो, वो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, HI का बनना, तो एक वो ऐसी अवस्था आ जाती है, संतुलन की अवस्था, जिसमें HI H2 और I2 में टूटती रहती है। सामान्यतः जो रासायनिक परिवर्तन होता है, वो अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने लकड़ी जला दी, उससे आपके कोयला बन गया और CO2 गैस बाहर निकल गई। अब आप लोग ये चाहो भाई अपनी रसोई के अंदर रसोई को फेंक रखें,
और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर नहीं निकलने दें और जो कोयला है इनको मिक्स करके वापस लकड़ी बना दें। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। यह सामान्यतः उत्क्रमणीय होती है यानी रिवर्सेबल होती है। जो अभिक्रिया अभिकारक हैं वो उत्पाद बना लेते हैं, उत्पाद से पुनः क्या बन सकते हैं? अभिकारक बन सकते हैं। उदाहरण से अपन देखेंगे, ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन स्थायी नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन। सामान्यतः बंद पात्रों में किया जाता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, केवल उनकी अवस्थाएं चेंज होती है, रंग चेंज हो सकता है, घनत्व चेंज हो सकता है, आयतन चेंज हो सकता है, आकार चेंज हो सकता है। बादलों का बनना वही जल वाली अभिक्रिया है ना। बादलों का बनना, यहाँ से समुद्र से क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएगा, संघनन होगा, बादलों के वो बनेंगे, फिर जैसे नीचे आएंगे शीतलता का अनुभव करेंगे, फिर बारिश करेंगे, फिर वापस कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे, समुद्र से वापस क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। इस प्रकार ये एक उदाहरण है। बादलों का बनना, किसी पदार्थ के टुकड़े करना, किसी भी पदार्थ के टुकड़े करना और वापस जोड़ देना, किसी पदार्थ के टुकड़े करके वापस जोड़ देना, उससे उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसे लकड़ी के टुकड़े करके वापस जोड़ दो, है ना, फेविकोल से जोड़ दो, किसी से भी जोड़ दो, या बीच में कील लगा करके जोड़ दो। दूसरा, सेव को काट करके वापस जोड़ दो, रासायनिक संगठन में कोई प्रभाव नहीं आता, लेकिन सेव को काट करके छोड़ देने पर उसको उसका रंग काला हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। सेव को अपन काट करके छोड़ देते हैं, उसका रंग परिवर्तन हो जाता है ना, वो कौन सा परिवर्तन है? लेकिन सेव को जोड़ना, तोड़ना, ये सारे परिवर्तन कौन से है? भौतिक परिवर्तन। जल में नमक और चीनी का घुलना, जल में आपने नमक घोल दिया तो क्या वापस नमक प्राप्त करना संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? गर्म करो, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करना है। किस विधि का उपयोग करना है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार चीनी का घुलना, चीनी प्राप्त हो जाती है। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना भी इसी का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण, किसी पदार्थ को क्रिस्टल में बदलना, बल्ब का जलना भी आ जाएगा। बल्ब का जलना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके बारे में है। बल्ब जब जल जाता तो वो जो वापस बंद करते हैं, उसका अवस्था वो कलर चेंज हो जाता है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा नहीं है। लोहे का चुंबक में बदलना, किसी का कोयले का हीरे में बदलना, ऊर्ध्वपातन किसी ठोस का सीधे उसमें बदलना, जैसे कपूर है, नौशागर है, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये उसके उदाहरण है। बेंजोइक अम्ल, ये याद रख लेना आप लोग, है ना, ये कुछ उदाहरण है। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ठोस सॉलिड जो CO2 होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोयले का हीरे में बदलना, कोयले का हीरे में बदलना का मतलब कोयले में क्या है? कार्बन दूर दूर होते हैं, है ना, और हीरे, हालांकि कोयला और हीरे के अंदर जो कार्बन जो होते हैं सेम ही होते हैं, उसमें भी कार्बन होता है और इसमें भी कार्बन होता है। कहने का मतलब ये कि इनकी प्रवृत्ति में चेंज नहीं किया जा सकता है, इनके रासायनिक संगठन में बदलाव नहीं होता। ऐसा नहीं कोई कार्बन में आ गया तो मतलब कोयले में आ गया तो, हालांकि इनके घनत्व अलग अलग हो सकते हैं। इनके घनत्व क्या होते हैं? हीरे में घनत्व पास पास में होते हैं और कोयले में घनत्व क्या होता है? कम होता है। अब आप लोग देख लीजिए रासायनिक परिवर्तन, इसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है रासायनिक संगठन में, यानी कि अब यहाँ पर सूत्र चेंज होने की पूरी संभावना है। जैसे अपन ने H2O देखा, अपन ने H2O का उदाहरण देखा, बर्फ में भी H2O था, जल में भी H2O था, वाष्प में भी H2O था, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का संगठन और उसके गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। सभी दहन प्रक्रियाएं, जितने भी जलने की प्रक्रिया होती है, दहन प्रक्रिया होती है, वो किसके उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कोयला जलता है, कोयले का सूत्र C होता है और उसमें जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए बताइए? ऑक्सीजन गैस। कौन सी चाहिए? कोयला। जैसे कोयले के जलने का उदाहरण कौन सा है? C+O2। तो इसमें CO2 बनती प्लस ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा और CO2 को आपस में लगा करके आप लोग ये कोयला नहीं बना सकते, समझ में आ गया ना। तो पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना, डीजल का जलना, कागज का दहन, ये सभी प्रक्रिया किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जो सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं।
कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। सेव को काट कर छोड़ने पर रंग में परिवर्तन हो जाता है, ये किसका उदाहरण है? सेव का काटना और जोड़ना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। यह सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक साइड में चलता है। अभिकारक से उत्पाद बन जाते हैं, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनते। क्या हुआ? हाँ, सेव तो जुड़ जाती है, कैसे नहीं जुड़ेगी? कोई दूसरा पदार्थ लगा के जो जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगी। जो काटना और जोड़ने वाले जो परिवर्तन है, वो कौन से परिवर्तन में आते हैं? भौतिक में। जैसे कागज का टुकड़ा है, उसको भी जोड़ना है, तो उसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अंदर का जो संगठन है ना, भौतिक परिवर्तन के अंदर आप लोग ये मान के चले कि पदार्थ के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः खुले पात्र में स्थायी परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। और इधर कौन सा होता है? अस्थायी परिवर्तन। नए पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना अपन उदाहरण पहले देख चुके हैं। अंगूर का शराब या एल्कोहल बनना, अब एल्कोहल बन गया, अपन कहे भाई नहीं मेरे को तो अंगूर खाना है, अंगूर बनाओ, तो ये संभव नहीं है। गोबर गैस, गोबर से गोबर गैस का बनना। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मेथेन होती है। कौन सी होती है? मेथेन प्लस CO2। पनीर ब्रेड का निर्माण उपरोक्त उदाहरण किण्वन के हैं। किण्वन के सभी उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। किण्वन जिनमें होता है, जैसे बेकरी उद्योग हो गया, इनमें जितने भी क्रियाएं होती है वो कौन सी होती है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के बाद में लोहे को खराब करके ही मानेगा, ऐसा नहीं फिर जंग को जो जंग लग गया ना, वो उसने लोहे को क्या कर दिया? खराब कर दिया है। वो क्या हो गया? लोहा खराब हो गया। ऐसा नहीं कि आप लोग जंग को धो करके वापस ठीक कर दो, ये संभव नहीं है, क्योंकि जहां जहां जंग लग गया वो लोहा खत्म होगा, उसका संक्षारण हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप लोग जानते हैं, कौन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया? हरे पौधे, नीलहरी शैवाल, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं? CO2 है, जल है, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित के अंदर ये क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बन जाता है। कौन सा? ग्लूकोज। भोजन बन जाता है पौधों का। ये भी किसका उदाहरण है? रासायनिक। श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन का मतलब ये होता है कि अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो जाती है, हीमोग्लोबिन से मिलती है। किससे मिलती है? हीमोग्लोबिन से मिलकर के अंदर जो रक्त है उसमें जाती है, और वहां पर ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। श्वसन का मतलब अपने को ऊर्जा प्रदान करना होता है, नहीं कि केवल सांस लेना और निकालना, ऐसा ही नहीं है। श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब अपने अंदर जो ऑक्सीजन गैस गई, वो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा अपने को ऊर्जा मिलेगी, और उसके फलस्वरूप CO2 बनेगी, और वो CO2 वापस फेफड़ों के माध्यम से कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार एक चक्र पूरा चलता रहता है। श्वसन का मुख्य काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, नहीं कि केवल गैसों का आदान प्रदान करना। श्वसन का मुख्य काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा कब मिलेगी? जब अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज, जो भोजन अपन ने किया था, जो भोजन का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन क्या करेगी? तोड़ेगी। उसको क्या करेगी? तोड़ेगी। तोड़ करके अपने को ऊर्जा देगी, उसके फलस्वरूप CO2 बढ़ेगी, CO2 वापस फेफड़ों में से होकर के बाहर निकल जाएगी। ये एक प्रोसेस चलता है। तो इस प्रकार श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन। आप लोग यूं ही मत समझ लेना कि भाई ले रहे हैं, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ये आप लोग फिर ये मत कह देना कि ये रासायनिक परिवर्तन कैसे हो गया। रासायनिक परिवर्तन अपने शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होता है। श्वसन जो अभिक्रिया है, ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के माध्यम से। श्वसन का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज का ऑक्सीजन के माध्यम से टूट करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना श्वसन कहलाता है। भोजन के पाचन में भी आप लोगों ने देखा होगा, भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। शरीर भोजन यहाँ जाता है, यहाँ एंजाइम मिलते हैं, कुछ नीचे वो आमाशय में जाता है, HCl भी मिलता है, कुछ रेनिन, ट्रिप्सिन, इस तरह के वो एंजाइम्स भी मिलते हैं। आगे वो छोटी आंत में जाते हैं, आमाशय, ये अग्नाशय रस आता है, इधर यकृत रस आता है छोटी आंत में, वो फिर जो भी है रेनिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज जो भी है, सारे लार वाले सारे मिलकर के इस प्रकार ये पाचन जो है पूरी कौन सी अभिक्रिया है?
एक रासायनिक अभिक्रिया है, पाचन के फलस्वरूप अलग अलग से अलग अलग बन जाता है। जैसे ग्लूकोज है तो क्या बन जाएगा, कौन सा पदार्थ बन जाएगा, नहीं सॉरी, कार्बोहाइड्रेट है तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन अंदर गया है तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन है तो एमिनो अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा अंतिम उत्पाद, एमिनो अम्ल। वसा है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है ना, ये अंतिम उत्पाद इस प्रकार पाचन के माध्यम से बनते हैं। तो भोजन का पाचन भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया। केवल यहाँ लिख रखा है, इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझ रहा कि भोजन जा रहा बस हो रहा है ना। इसके अंदर अनेक अभिक्रियाएं चलती है शरीर के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पकना और सड़ना, भोजन अपन पकाते हैं घरों पे और वो सड़ जाता है, ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का जलना वैसे भौतिक परिवर्तन में आता है। मोमबत्ती का जलना क्या आता है, क्यों, मोमबत्ती जल रही है तो उस समय क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है ना। लेकिन अगर मोम पिघल रहा है, नहीं सॉरी, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन आएगा मुख्य रूप से। कौन सा आएगा, लेकिन केवल ये आ जाता है पिघलना, तो पिघलने का मतलब तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। ठोस से किस अवस्था में आ रहा है, द्रव अवस्था में, थोड़ी देर बाद वापस किस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में। तो ये मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। ये प्रश्न पूछा गया था, मोमबत्ती का जलना भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में से कौन सा है। तो ये आरपीएससी के द्वारा इसको रासायनिक परिवर्तन माना गया। कौन सा माना गया, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। दोनों ही थे, ऑप्शन में दोनों ही थे, पर आरपीएससी ने क्या माना, रासायनिक परिवर्तन माना। उपरोक्त दोनों हो सकते हैं, उपरोक्त दोनों अगर आ गए तो हो सकता है। हाँ, नहीं हो, ऐसा नहीं हो भाई दोनों अलग अलग है, तो फिर आपको आंसर क्या लिखना है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ के निर्माण के अतिरिक्त अन्य घटनाएं भी हो सकती है। गंध में परिवर्तन भी हो सकता है। किसमें परिवर्तन हो सकता है, उसकी गंध चेंज हो सकती है। नई गैस का निर्माण हो सकता है, उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण हो सकता है। उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है, नहीं नहीं, अभिक्रिया का नाम क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उष्माक्षेपी। कौन सी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होती है तो परख नली जिसमें अपन प्रयोग करते हैं वो परख नली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात जब अभिक्रिया होती है तो उष्मा अगर अवशोषित होती है तो परख नली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, और ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं अपन, उष्मा शोषी। CO प्लस H2O, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें अपन जल मिलाएंगे। किसी ने मिलाया हुआ है क्या कभी, चूने के अंदर जल मिलाते तो आपको पता होगा कि भाई एकदम से गरम गरम सी हवा भी आती है, बुलबुले निकलते हैं, है ना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, उष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, इसमें अपन क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH2, जो कि चूने का पानी या बुझा हुआ चूना है। इससे क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। आतिशबाजी के दौरान उपयुक्त सभी परिवर्तन हो सकते हैं। हरी मेहंदी के रचने पर लाल होना, में हल्दी का पीला दाग साबुन लगने पर लाल, ये रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन का अपघटन, जादूगर जो जादू से सफेद धुआं का निर्माण, ये रासायनिक प्रक्रिया आराम से समझ में आती है, ज्यादा नहीं है। पानी में आग लगना, लगाना, पानी में आग कैसे लगाओगे, सोडियम, पानी, सोडियम पानी में आग पकड़ लेता है जल्दी, है ना। Na प्लस H2NOH प्लस, ये इसके कारण ये ज्वलनशील गैस होती है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग का ये सूत्र है, Fe2O3 डॉट कितने भी H2O, NH2O, है ना। जो आयरन ऑक्साइड होता है, आपको ये पता है कि जंग कैसे लगता है,
ऑक्सीजन हो और नमी, जहां ऑक्सीजन और नमी का संपर्क हो जाता है लोहे का, वहां पर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। इसलिए बाहर जितने भी लोहे के गेट होते हैं अक्सर उनके ऊपर क्या रहती है, जंग रहती है। हार्डेड आयरन, लोहा ऑक्साइड, ये ज्यादा नहीं। जंग लगने के लिए शर्त, क्या शर्त है, ऑक्सीजन, जल या फिर नमी की उपस्थिति। समुद्री जल में जंग जल्दी लगता है, जंग तो जल्दी लगेगा ही, वो तो पहले से ही खारा होता है, तो वो संक्षारण प्रवृत्ति वैसे ही ज्यादा होती है उसकी। जंग लगने से लोगों का ऑक्सीकरण होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो ऑक्सीकरण की रिएक्शन होती है। लोहे पर जंग लगना कैसी, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जंग लगने से लोहे का भार क्या हो जाता है, भार बढ़ जाता है और वो भारी हो जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए जेडिन की परत चढ़ाई जाती है। आजकल जो नल वगैरह आते नहीं आते हैं, जिसके जो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, यशद लेपन, इसको अपन क्या बोलते हैं, यशद लेपन भी बोलते हैं। इसमें दे रखा होगा, हाँ ये दे रखा है। जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, यशद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ये तीनों नाम याद रख लेना, अक्सर ये यशद लेपन आता है। लोहे की जो चीजें होती है उसके ऊपर जंग लगाने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, यशद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यशद लेपन। और क्या करते हैं, पेंट या वार्निश भी करते हैं। गेट लाते ही सबसे पहले कलर करते हैं नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। एनोडीकरण या मिश्र धातु का निर्माण करने के लिए भी जंग से बचा जा सकता है। जैसे लोहा है, इसके ऊपर कार्बन निकलिए, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण ये है, FeC, निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है। दिल्ली के पास मेहरौली में लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगता क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है। किसकी परत चढ़ी हुई है, इसमें फॉस्फोरस मिलाया गया क्योंकि फॉस्फोरस में जंग रोधी गुण पाए जाते हैं। अच्छा, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट वाला इसी में है क्या, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया है। भौतिक परिवर्तन में केवल आप लोगों को ये ध्यान रखना कि पदार्थ के अंदर रासायनिक संगठन में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। रासायनिक संगठन में अगर परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अन्यथा काटो, जोड़ो या फिर जल का बर्फ में बदलना, अवस्थाएं अगर चेंज हो रही तो वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। अब अपन थोड़ा गति के बारे में हल्की फुल्की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निकाल लिया, गति, गति सापेक्ष होती है। सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए, गति क्या होती है, सापेक्ष होती है। जैसे अपन बस में बैठे हुए हैं, अपन अपने ही साथी को देखेंगे तो अपने को ऐसे लगेगा ये गति नहीं कर रहा, ये गति नहीं कर। लेकिन जैसे ही अपन बाहर की तरफ देखेंगे, किसी दूसरे वाहन को देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि अपना वाहन गति कर रहा है। तो गति क्या होती है, सापेक्ष होती है। गति क्या है, सापेक्ष परिघटना है। ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, फिजिक्स का। किसका है, भौतिक विज्ञान। गतिशील अवस्था, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, गतिशील अवस्था। समय के साथ में, जैसे सोचिए 3:10 पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और 3:11 पर अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो समय के साथ में मेरी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसका मतलब मैंने क्या की है, गति की है।
अर्थात ये कौन सी अवस्था हुई? गतिशील अवस्था। समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, इसका मतलब उसमें कौन सी अवस्था है? वस्तु किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। माना कि भीलवाड़ा आगार से बस रवाना हुई 2:10 पर और 2:40 पर अगर वो सवाईपुर आ गई, समय चेंज, बस की स्थिति चेंज, इसका मतलब बस किस अवस्था में थी? 2:10 पर बस भीलवाड़ा आगार पर खड़ी थी। आपके मित्र को आपने फोन किया, बस के क्या हालचाल है? 2:30 पर भी बस वही है, इसका मतलब बस गतिहीन अवस्था में। समय चेंज हो गया, समय के साथ में बस की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब बस गतिशील नहीं है। समय के साथ में अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गतिशील अवस्था कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटना नहीं है। गतिशील अवस्था का मतलब क्या हो गया? समय के साथ में स्थिति में परिवर्तन। स्थिति का मतलब क्या है? एक जब अपन ने पहले देखा तो उस समय यहाँ थी, और जैसे समय चेंज हुआ, समय के साथ में उसकी स्थिति यहाँ आ गई, ये समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ स्थिति में अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो वस्तु किस अवस्था में होती है? गतिशील अवस्था में। आपने देखा कि 2:10 पर रवाना हुई बस और शाम को 7:05 पर कोटा पहुंच गई, इसका मतलब कि वो बस क्या किस अवस्था में थी? क्यों? क्योंकि समय के साथ में उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। स्थिति कहां से कहां चली गई? भीलवाड़ा से कहां चली गई स्थिति? कोटा चली गई। समय चेंज हुआ, समय के साथ में उसकी स्थिति परिवर्तित हुई, इसका मतलब वो किस अवस्था में थी? गतिशील अवस्था में। समय चेंज हो गया लेकिन वस्तु की स्थिति जस की तस है, तो वो गतिशील अवस्था में नहीं होकर के किस अवस्था में है? गतिहीन अवस्था में है, या फिर विराम अवस्था में। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो गतिशील अवस्था का मतलब आपको समझ में आया? गतिशील अवस्था का मतलब क्या होता है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। समय बढ़ा, स्थिति में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब वो अब ये जरूरी नहीं है कि भाई हर एक व्यक्ति उसी स्पीड से चले जो भीलवाड़ा आगार की बस चल रही है। कोई धीमी गति के समाचार भी हो सकते हैं। आपने 2:10 पर आपने भीलवाड़ा आगार में किसी व्यक्ति को देखा, वो वहां पर था, और आपने 2:40 पर आप ये सोचे कि वो व्यक्ति भी सवाईपुर आ जाए, ये जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति हो सकता है कि 10 मीटर ही चला हो, 20 मीटर ही चला हो, लेकिन समय के साथ में अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब उसने गति की है। इसका मतलब उसने क्या किया है? गति की है। जब वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो इसे गतिशील अवस्था कहते हैं। जैसे प्रारंभ में ये वस्तु यहाँ पर ए पर थी, 25 सेकंड बाद में ये कहां पर आ गई? बी पर आ गई, और 5 सेकंड बाद में ये कहां पर आ गई? इसका मतलब ये वस्तु गतिशील अवस्था में है। किस अवस्था में है? क्योंकि इस समय के साथ में इसकी स्थिति क्या हो रही है? चेंज हो रही है। नहीं सॉरी, ये 2 सेकंड और 5 सेकंड है। क्या है? 2 सेकंड है, ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है। 2 सेकंड और 5 सेकंड। 2 सेकंड के पश्चात वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु पर आती है, जबकि अगले 5 सेकंड पश्चात बी से सी पर चली जाती है। अर्थात समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अतः वस्तु किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? विराम अवस्था अथवा स्थिर अवस्था। विराम अवस्था अथवा स्थिर अवस्था। विराम, अब आप लोग देखिए 2 बजे से लगा करके 4 बजे तक यहीं बैठे हो, इसका मतलब आपकी समय तो चेंज हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब आप लोग विराम अवस्था में हैं। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। जैसे जब वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्थिति का मतलब समझ गए ना आप लोग? स्थिति का मतलब जहां वस्तु रखी हुई है ना, पहले जहां थी उसके बाद में भी समय के साथ में चेंज हुआ, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है या नहीं? अगर परिवर्तन हुआ है तो गतिशील अवस्था में, अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में है? विराम अवस्था। जब वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे विराम अवस्था में कहते हैं। नोट, विराम अवस्था में वस्तु का वेग 0 होता है। विराम अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है?
शून्य होता है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, ये देखिए, ए व्यक्ति जब बिंदु ए पर स्थित वस्तु को देखता है तो वह वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हुआ, तो वस्तु का वेग कितना है, शून्य। कहने का मतलब अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका वेग भी जीरो होगा और वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। किस अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में। गति अथवा वेग सापेक्ष राशि होती है, यानी कि तुलना करनी पड़ती है तो ही इसका पता चलता है। मैंने आपको अभी बताया बस के उदाहरण से, आपके साथी आपके पास वाली सीट पे बैठा हुआ है, आप दोनों को ये लगेगा कि हम गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब किसी दूसरी वस्तु से आप लोग तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम गति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गति एक सापेक्ष राशि है। कौन सी राशि है, सापेक्ष। ये कार है, इसमें ए और बी दोनों बैठे हुए हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रही है। जब भी ए को देखता है, जब बी क्या करता है, ए को देखता है तो ए स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। किस अवस्था में दिखाई देता है, स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। जबकि इसकी रफ्तार कितनी है, कार की रफ्तार कितनी है, अब कार की रफ्तार है तो ए और बी की रफ्तार भी सही है ना। पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब ए को देखता है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिखाई देता है इस व्यक्ति को जो बाहर खड़ा है। किसको, बाहर खड़ा, क्यों, क्योंकि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति के सापेक्ष निकाल रहे हैं अपन वेग उसका, क्योंकि बाहर वाला तो स्थिर है ना, तो वो अपनी तुलना उस चलती हुई गाड़ी से कर रहा है, तो इसका मतलब वो पाएगा कि इसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात गति क्या होती है, सापेक्ष होती है। गति क्या होती है, सापेक्ष होती है। विमा के आधार पर गति के प्रकार, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इंग्लिश में आप लोगों ने ये तो सुना होगा 1D 2D 3D, 1D 2D और 3D। 1D का मतलब केवल लंबाई, केवल लंबाई। 2D का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। 2D का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे हमने अपना ये जो ब्लैक बोर्ड जो है ये वर्क करता है 2D के ऊपर। किसके ऊपर करता है, 2D के ऊपर, जिसमें केवल क्या है, लंबाई और चौड़ाई। अब आप लोग ये कहें कि भाई यहाँ पर एक फोटो ऐसा बनाओ जिसमें एक लड़का खड़ा हो और वो हाथ बाहर की तरफ निकाल करके ऐसे खड़ा हो, उस हाथ को बाहर निकालो, क्या संभव है, वो कैसी पिक्चर में संभव है, 3D में। किसमें संभव है, तो 1D का मतलब क्या होता है, केवल लंबाई, केवल लंबाई। 2D का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे वर्ग है, वृत्त है, आयत है, ये सारे किसमें आते हैं, 2D में। 3D का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई या फिर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई। जैसे कार्बन की स्थिति अपन देखते हैं, कार्बन चतुष्फलकीय होता है। कैसे होता है, चतुष्फलकीय व्यवस्था में रहता है, तो अपन कार्बन को दिखाने के लिए हाथ का उपयोग करना पड़ता है, इधर से देखकर पता ही नहीं चलता है भाई कैसे क्या है, तो उसको 3D यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 3D। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर गति के विमा के आधार पर 3 प्रकार है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। जब कण एक अक्ष के अनुदिश गति करता है, जब कण क्या करता है, मैंने आपको बताया 1D का मतलब क्या होता है, केवल लंबाई। 1D का मतलब क्या होता है, केवल लंबाई। जब कण एक अक्ष के अनुदिश, कोई सा भी अक्ष है, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा है, वही अक्ष है, या फिर ये जेड अक्ष है, अगर कोई कण इस एक ही अक्ष की तरफ गति कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सी है, 1D या एक विमीय गति है, जिसको सरल रेखीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ही अक्ष की ओर गति करता जा रहा है कण, किस अक्ष की ओर, एक ही अक्ष की ओर अगर कोई कण गति कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सी गति है, एक विमीय गति। कौन सी गति है, इस स्थिति में कण की गति सरल रेखीय होती है, जैसे प्रकाश की गति। जैसे कौन सी गति, प्रकाश की गति। आप बता सकते हैं प्रकाश की गति, प्रकाश एक सरल रेखा में ही चलता है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में उदाहरण भी पढ़ा होगा, एक सरल रेखा में गति का एक वो पाइप होता है जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसमें से अगर आप लोग किसी मोमबत्ती को देखना चाहे तो क्या वो दिखती है, क्यों,
क्योंकि प्रकाश किस रेखा में गति करता है? एक सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की गति सीधी रेखा में होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है आपको पता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी? आपने 1 सेकंड बोला तो प्रकाश कितना चल जाता है? 3 लाख किलोमीटर। एक काश अपन भी उसके ऊपर बैठ पाते। 1 सेकंड जैसे बोला अपन कितना घूम लेते? 3 लाख किलोमीटर। हनुमान जी से भी तेज, है ना। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर एक ही दिशा में, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, एक ही अक्ष में। कैसे? एक ही अक्ष में। अभी बताया ना अपन ने, बंडी का मतलब क्या होता है? किसी एक ही अक्ष के अनुदिश कोई भी पदार्थ अगर गति करता है तो उसको एक विमीय गति बोलते हैं। चाहे वो एक्स अक्ष की ओर हो, चाहे वो वाई अक्ष की ओर हो, चाहे वो जेड अक्ष की ओर हो, किसी एक अक्ष के अनुदिश की गई गति को अपन क्या बोलते हैं? एक विमीय गति बोलते हैं। प्रकाश की गति दिखाई दिया, बता दिया आपको। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर, ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर, या फिर ऊपर से छोड़ा गया पत्थर जो कि नीचे की ओर आता है, क्योंकि वो एक ही दिशा हो गई। क्या हो गई? एक ही दिशा, या फिर एक अक्ष हो गया। क्या हो गया? किसी एक अक्ष की ओर कोई पदार्थ या वस्तु गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक विमीय गति बोलते हैं। ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका गया पत्थर, सिलाई मशीन की सुई की गति, ऊपर जा रही है एक विमीय, नीचे वापस आ रही है वो भी क्या है? एक विमीय गति। सीधी सड़क पर वाहन की गति, एक ही दिशा में अगर जा रहे, सीधी सड़क पर वाहन की गति, क्योंकि एक विमीय गति जो होती है वो कौन सी गति होती है? सरल रेखीय गति होती है। सरल रेखीय गति होती है, मतलब जो एक ही अक्ष की ओर चलती है। दूसरा है द्विविमीय गति, जब कण एक तल में गति करता है। किस में गति करता है? एक तल, सरफेस में गति करता है। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य कितने डिग्री का कोण है? ये एक तल हो गया। ये जो एक्स और वाई अक्ष है, ये क्या हो गया? ये तल है। एक्स और वाई के बीच में क्या है? तल है। इस तल के बीच में जब गति होती है, यानी कि ये कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष, नहीं सॉरी, ये कौन सा है? वाई अक्ष है। और ये सीधा चलने वाला कौन सा है? एक्स अक्ष। इसके बीच में गति अगर कोई करता है उसको अपन क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। जैसे यहां से खड़े होकर के अपन किसी पत्थर को फेंकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कल्पना करना, थोड़ा समझना इसको। यहां से अपन ने किसी पत्थर को फेंका तो वो दोनों तरह की गति करेगा, एक्स अक्ष पर भी जाएगा, वाई अक्ष पर भी जाएगा। कैसे? अब ऊपर की ओर जा रहा है तो कहां जा रहा है? वही, और वापस नीचे आएगा तो किसके ऊपर गिरेगा? एक्स अक्ष पर। कहां गिरेगा? यानी तल, पूरे तल हो गया कि नहीं हो गया? 2 विमा हो गई उसमें, लंबाई और चौड़ाई। कितनी विमाएं हो गई? 2 विमाएं हो गई। एक तो एक्स अक्ष वाली और एक दूसरी कौन सी हो गई? वाई अक्ष के बीच में, एक्स और वाई अक्ष के बीच में। प्रक्षेपीय गति, ये प्रक्षेपीय गति का उदाहरण है। प्रक्षेपीय गति का मतलब किसी को फेंकना, किसी पत्थर को फेंकना। यहां से अपन ने पत्थर फेंका, इधर गया, ये कौन सी गति का उदाहरण है? द्विविमीय गति का उदाहरण है प्रक्षेपीय गति। मोड़ पर वाहन की गति, सीधी सरल रेखा पर गति एक विमीय, मोड़ पर गति द्विविमीय। सांप की गति, सरल रेखा वाली गति एक विमीय, बाकी टेढ़ी मेढ़ी सब गतियां कौन सी है? द्विविमीय है। कण की वृत्ताकार गति, ग्रहों और उपग्रहों की गति, सर्कस में मौत के कुआं की गति, ये सारी गतियां कौन सी है? द्विविमीय है। अब आ जाता है आपके त्रिविमीय, 3D वाली। जब कण आकाश में गति करता है, जब कण कहां गति करता है? आकाश में गति करता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, आकाश में गति कहीं भी 3D में गति करता है। कहां करता है? एक तल में गति नहीं करके बल्कि कहां करता है? पूरे 3D में गति करता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? जैसे आकाश में पक्षी की गति, नीचे नहीं है, ये क्रियाविधि अब कहां हो रही है? आकाश में हो रही है। पानी में मछली की गति, पानी जो काम ऊपर आकाश में पक्षी के लिए जो आकाश काम करता है, मछली के लिए वही काम कौन करता है? पानी करता है। आकाश में पतंग की गति। अब प्रश्न देख लीजिए, प्रक्षेपीय गति है कौन सी है? द्विविमीय।
अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है दूरी। कौन सा है? दूरी। सिंपल सी चीज है। दूरी का मतलब अगर अगर यहाँ से यहाँ अपन खड़े हैं और यहाँ से वहां तक नापनी है तो फीता लगा करके अपन माप सकते हैं, वही ये यहाँ से लगा करके दूरी इतनी है। ये सिंपल सी दूरी है, इसमें किसी भी प्रकार की दिशा की जरूरत नहीं है। अब माना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जगह पर खड़ा हूँ, थोड़ा सा सोचना आप लोग, है ना। अब माना कि 10 सेकंड बाद में ये ए स्थिति है, ये स्थिति बी है। कौन सी स्थिति है? ये दूरी माना कि 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। बी स्थिति है, वापस ये कौन सी स्थिति है? ए स्थिति। बताइए मैंने कितनी दूरी तय की? 10 मीटर। कितनी दूरी तय की? 10 मीटर। ये क्या है? दूरी है। दूरी ये नहीं देखती कि आप प्रारंभ में कहाँ थे, अंत में कहाँ थे। दूरी ये देखती कि आप लोगों ने वास्तव में कितना चला या फिर वास्तविक दूरी कितनी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आगे और समझ जाएगा आप। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो भी आपने रास्ता तय किया या जिस भी वस्तु के लिए आप बात कर रहे हैं उसने जो रास्ता तय किया वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। हाँ, हो सकता है कोई, अब माना कि कोई नया व्यक्ति आए तो मेरे को ये कह सकता है कि आपने तो दूरी तय नहीं की, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने तो, उनको तो पता है कि आपने दूरी तय की है। दूरी अदिश राशि होती है, इसको देखने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अधिकतर अपन सवाल भी माना कि हल करेंगे तो किस रूप में हल करेंगे? मीटर के रूप में हल करेंगे। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये ऐसे पद्धति है। मीटर किलोग्राम सेकंड। एम का मतलब मीटर लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड, इसको एमकेएस बोलते हैं। एमकेएस का मतलब क्या हो गया? मीटर किलोग्राम और सेकंड। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सेंटीमीटर इसकी सीजीएस पद्धति में कहते हैं। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? कि अब इसका भी समझ लो, ये मीटर में था, इधर सेंटीमीटर में, किलो में था, ये ग्राम में, ये सेकंड में और ये भी सेकंड में। ये सीजीएस पद्धति। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ये 3-4 पद्धति चलती है। फुट पाउंड सेकंड। और इसकी एक और चलता है, कौन सा है? एफपीएस। जैसा मीटर सेंटीमीटर, तो इसको अपन और किस में लिख सकते हैं? फुट। और वजन को किस में लिखते हैं? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ये महाराज जरूर चेंज नहीं होता है, इनका काम थोड़ा ठीक है ना। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, हालांकि ये ज्यादा आपके काम के नहीं है, स्टैंडर्ड पद्धति है वो। एमकेएस वाले को इंटरनेशनल मान्यता है ना। अब विस्थापन, दूरी और विस्थापन में एक चीज मेरे को बताइए कि भाई किस किस को क्लियर है कि भाई दूरी और विस्थापन ये चीज होता है? कोई जानता है आप में से? हाँ बताइए। शॉर्टकट, मिनिमम, चलो ठीक है। अब जैसे बताइए, मेरी प्रारंभिक स्थिति ए है। मेरी प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए है। मैं 5 मीटर चल करके बी स्थिति पर आ गया। अब बताइए मेरा विस्थापन कितना है? 5 मीटर। मेरे द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 5 मीटर। ए से चल करके मैं कहा आ गया? बी से चल करके ए पर आ गया। अब विस्थापन क्या हो गया? 0। और दूरी कितनी है? 10। यही अंतर आपको समझना है। दूरी का मतलब तो वास्तव में चली गई दूरी, और विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। उस धावक के ऊपर क्या बीतेगी जो 1600 मीटर की दूरी तय करके, जैसे यहाँ खड़ा है, 1600 मीटर की दूरी तय करके इधर आकर के वापस यहाँ आ जाता है, और गुरुजी कहते हैं तेरा विस्थापन तो 0। विस्थापन क्या है? 0। जबकि वास्तव में उसने दूरी कितनी तय की है? 1600 मीटर। तो विस्थापन और दूरी, विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, धावक यहाँ था, दौड़ करके अंतिम स्थिति में धावक वापस यहीं आ गया है,
इसका मतलब उसकी जो विस्थापन है वो कितना है, 0 है। हालांकि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 1600 मीटर। कितनी है, 1600 मीटर। माना कि कैसे भी करके वो कैसे भी इधर उधर दौड़ भाग करके कहीं से भी किधर से भी आया, विस्थापन को कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन तो ये कहता है कि तू पहले कहाँ था और अब कहाँ है, उससे मेरे को लेना देना नहीं। तू भले वहां कोटरी होकर के आया या फिर इधर ये क्या नाम अगर पूरा होके आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तू प्रारंभ में यहाँ था और मैंने तेरे को सोईपुर बस स्टैंड देखा है, इसका मतलब तेरा विस्थापन यहाँ से लगा करके सोईपुर बस स्टैंड तक का ही है। ये जो अगरपुरा जाके आया, सब ये कोटली जगह है, ये तेरे द्वारा चली गई क्या है, दूरी है। विस्थापन तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की बताना है कौन सी दूरी है, सरल रेखीय दूरी। कौन सी दूरी है, घूम घाम के आया वो दूरी नहीं है। कौन सी दूरी है, तो विस्थापन और दूरी में आप लोगों को थोड़ा सा अंतर समझना है। दूरी का मतलब वास्तव में चली गई दूरी है, और विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रारंभ किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। सीजीएस का मतलब तीनों ही चीजें हैं, तीनों ही मूलभूत मात्रक है। कितने हैं, हालांकि 7 मूलभूत मात्रक होते हैं लेकिन इसमें 3 है। मीटर लंबाई का, किलोग्राम किसका, द्रव्यमान का, सेकंड समय का, है ना। तो सीजीएस में ये मीटर है तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। ये किलोग्राम है तो ये क्या है, ग्राम। ये सेकंड है तो ये क्या है, सेकंड। ये लंबाई लंबाई के हैं, ये किसके हैं, द्रव्यमान के हैं, किलोग्राम ग्राम पाउंड, है ना। और ये पीछे वाले किसके हैं, समय के हैं। किसके हैं, समय के। फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, है ना। एक पाउंड में 454 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 454। पथ की न्यूनतम लंबाई क्या बोलते हैं, विस्थापन। आप लोग इसकी विज्ञान की दृष्टि से परिभाषा जो होती है वो ये है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हैं, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूरी के अंदर दिशा की जरूरत नहीं होती है, दूरी के अंदर दिशा की जरूरत नहीं होती है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, क्यों, क्योंकि इसको प्रकट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, दिशा मात्रक के साथ साथ। किसके साथ साथ, हम दूरी को प्रकट करना है तो मीटर से प्रकट कर देते हैं, लेकिन विस्थापन को प्रकट करना है तो मात्रक जो उसका मीटर है उसके साथ साथ में किसकी जरूरत होती है, दिशा की भी जरूरत है। जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, सीधी सरल रेखीय दूरी, अंतिम स्थिति कहाँ किस दिशा में है, यानी दिशा की जरूरत होती है। जो विस्थापन के भयबंध है सब में दिशा की जरूरत रहेगी। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये इनका पूरा जो परिवार है इनमें किसकी जरूरत रहेगी, दिशा की जरूरत रहेगी। वापस सुनो है ना। हाँ, तो ये एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसको प्रकट करने के लिए सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसे प्रकट करने के लिए मात्रक के साथ साथ, ये बात आप ध्यान रखें, किसके साथ साथ,
मात्रक के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? दिशा की भी जरूरत होती है। उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक भी क्या होता है? फिर क्या फर्क है? दिशा। किसका फर्क है? दिशा। दूरी और विस्थापन में अंतर, ये आपको लिख के लाना है ना। एक प्रश्न लिख लो, दूरी और विस्थापन में 2-3 अंतर लिख के लाना। उदाहरण सहित। विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। विस्थापन सरल रेखी होता है, जैसा कि अपन ने देख लिया है, बीच की सरल रेखी दूरी को विस्थापन बोलते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर घर से लिख के लाना आपको। हाँ देखिए, ये उदाहरण हालांकि अपन ने देख लिया है, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा कि भाई कैसे क्या है। पथ 1, रास्ता नंबर 1 देख लीजिए, ए ये स्थिति है और ये स्थिति नंबर बी। पथ 1 दूरी है परंतु ये विस्थापन नहीं है। पथ 1 क्या है? ये कोटड़ी होकर के जा रहा है रास्ता, लेकिन क्या ये विस्थापन है? विस्थापन तो कौन सा है? सरल रेखीय। पथ 2, पथ नंबर 2 दूरी है पर विस्थापन नहीं है। दूरी है परंतु विस्थापन नहीं है। पथ नंबर 3 दूरी भी है और विस्थापन भी है। पथ नंबर 3 क्या है? दूरी भी है और विस्थापन भी, दोनों समान ही है ना। पथ नंबर 4 दूरी तो है लेकिन विस्थापन। इन चीजों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी दूरियां सभी दूरियां विस्थापन नहीं, सभी दूरियां विस्थापन नहीं। विस्थापन जरूर दूरी हो सकता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होगा? दूरी। विस्थापन दूरी होता है। विस्थापन क्या होता है? दूरी होता है, परंतु सभी दूरियां विस्थापन हो ये आवश्यक नहीं है। विस्थापन क्या होता है? हालांकि दूरी होता है विस्थापन, लेकिन सभी दूरियां विस्थापन हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि विस्थापन तो क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? अब जैसे माना कि अपन ये देख लेते हैं, जैसे ये व्यक्ति है, ए बी सी और डी, ये पी स्थिति है और ये है क्यू स्थिति। व्यक्ति ए जो है यहां से होकर के यहां आता है, और व्यक्ति बी जो है यहीं से स्टार्ट होता है ना, यहां से स्टार्ट होकर के इधर जाता है। व्यक्ति सी जो है इधर होके यहाँ आता है। व्यक्ति डी जो है ये यूं होकर के इधर आ जाता है। विस्थापन दूरी होता है। विस्थापन क्या है? विस्थापन का मतलब दूरी तो हो सकता है, जैसे बी के द्वारा चली गई दूरी विस्थापन है, लेकिन सभी दूरियां देखो, ए ने ये दूरी तय की, लेकिन क्या ये विस्थापन है? बी ने ये दूरी तय की, क्या ये विस्थापन है? हाँ है। विस्थापन दूरी होती है, विस्थापन, पर सभी दूरियां विस्थापन हो ये जरूरी नहीं है। अब इनमें डी के द्वारा चली गई दूरी अलग है लेकिन विस्थापन अलग है। विस्थापन अलग है कि नहीं है? तो कहने का मतलब विस्थापन दूरी होती है परंतु सभी दूरियां विस्थापन हो ये जरूरी नहीं है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, समझना है आप लोगों को, है ना, अपने आप ही याद हो जाएगा फिर। दूरी ग्रेटर देन और इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है, या तो ग्रेटर होती है या फिर क्या हो सकती है? दो स्थिति बनती है, या तो क्या हो सकती है? दूरी ज्यादा हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है, किसके? विस्थापन के। ऐसा नहीं हो कि कोई विस्थापन ज्यादा होगा और दूरी कम होगी, ऐसा संभव नहीं है। कोई विस्थापन ज्यादा होगा और दूरी कम होगी ये संभव नहीं है। हाँ, दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। क्या विस्थापन की तुलना में दूरी ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोई कहीं से भी घूम घाम के आ सकता है ना।
विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं? क्या दूरी कम और विस्थापन ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या दूरी ज्यादा और विस्थापन कम हो सकता है? क्या दूरी कम और विस्थापन हो सकता है? क्या दूरी कम और विस्थापन ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो की वही बातें हैं। अरे वो की वही बातें हैं, आपको समझना है बस। बात वही है। कहने का मतलब ये है कि दूरी विस्थापन से ज्यादा या बराबर हो सकती है। हाँ, दूरी ज्यादा हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन, ये भी वो की वही बात है। दूरी हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी या फिर क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो इसका मतलब इसका दूरी बटा विस्थापन का मान या तो क्या आएगा? एक आएगा। एक कब आएगा? जब दूरी और विस्थापन क्या हो? बराबर हो। माना कि मैंने 5 मीटर चला, अब आप लोग थोड़ा समझना। माना कि मैं कितने मीटर चला? 5 मीटर, तो दूरी कितनी हो गई? 5। विस्थापन कितना हो गया? 5। 5/5 मान कितना आया? ये कब आया? जब दूरी और विस्थापन क्या थे? बराबर थे। अब माना कि मैं यहाँ खड़ा था और मैं घूम करके उधर होकर के 30 मीटर घूम करके यहाँ आ गया। अब निकालिए आप लोग, दूरी कितनी आ गई? 30 बटा विस्थापन कितना है? 5। तो 30 में 5 का भाग दीजिए, कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो इसका मतलब इसका मान फिर क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। एक छोटा दिखा रखा ना, छोटा भाग का मतलब छोटा है, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा आया। कितना आया? 6 आया। कितना आया? कहने का मतलब दूरी बटा विस्थापन का मान, दूरी बटा विस्थापन का मान या तो 1 आ सकता है जब दूरी और विस्थापन बराबर हो, या फिर 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा जब दूरी क्या हो? ज्यादा हो। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखिए, विस्थापन बटा दूरी उल्टा हो गया। विस्थापन हमेशा या तो बराबर हो सकता है दूरी का, या फिर दूरी से क्या होगा? कम होगा। तो फिर क्या होगा? इसका मान 1 आ सकता है। इसका मान कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, या फिर 1 से क्या आएगा? कम आएगा। 1 से क्या आएगा? कम आएगा। नोट, विस्थापन कण की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है। विस्थापन किस पर निर्भर करता है? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। बीच में आपने कौन सी क्रियाविधि गतिविधियां की उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। पथ की लंबाई का मतलब तो दूरी हो जाता है। क्या हो जाता है? दूरी। ये एक उदाहरण है। प्रारंभिक स्थिति ए है, फिर स्थिति बी, और फिर स्थिति सी। ए से बी तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया? 5। ए से सी तक कुल दूरी कितनी है? 5 तो ये और 10 ये, कितना हो गया? विस्थापन भी कितना है? सरल रेखीय दूरी है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की। कण ए से सी तक पर पहुंचने के पश्चात वापस बी पर पहुंचता है। थोड़ा सोचना, कण क्या करता है? ए से लगा करके कहां तक जाता है? सी तक। सी से वापस कहां आ जाता है? तो आप दिमाग के अंदर पिक्चर बना लीजिए कि भाई ये कितना चल गया है? कितना चल गया है? इसका मतलब इसने दूरी तो कितनी तय कर ली है? 25। लेकिन इसका विस्थापन कितना है? 5 ही है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी कितनी है? 5 मीटर ही है। कितनी है? 5 मीटर। कण ए से सी पर पहुंचने के पश्चात वापस बी पर पहुंचता है, तो दूरी कितनी हो गई? 5 प्लस 10 प्लस वापस 10, 25 मीटर। कितनी हो गई? ये 5 चला, 10 चला, वापस आ गया, कितनी हो गई? 25। और उसका विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। जब कण ए से सी पर पहुंचने के पश्चात वापस ए बिंदु पर पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी हो गई? 30। कैसे? 5 10 10 और वापस 5, दूरी कितनी हो गई? और विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन पीछे लास्ट में विस्थापन कितना हुआ है? 0 हो गया। 0 कैसे हुआ? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी कितनी है? 0 है। जहां था वहीं के वहीं वापस आ गए। इसका मतलब विस्थापन कितना है? 0 है, 0 है, जबकि उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 30 मीटर।
ये विस्थापन 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है, ये वृत्ताकार पथ है। कौन सा पथ है? वृत्ताकार पथ। कण ए द्वारा वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। सिंपल सा है, दूरी तो कितनी होगी, उसकी परिधि होगी। कितनी होगी? परिधि। वृत्ताकार पथ है, इसका मतलब वृत्त की क्या होगी? परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 2 पाई आर। दूरी तो हो जाएगी 2 पाई आर वृत्त की परिधि के बराबर। विस्थापन जहां थे महाराज वापस यही आ गए, तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न को आप लोग समझते जाए, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ ले। अब तक जो सवाल बताए वो समझ में आए कि नहीं आए? आगे किसी को नींद आ रही हो तो भी बता देना। कण ए से बी पर पहुंचता है। कण कहां से पहुंचता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। कण ए से पहुंचता है कहां पर? बी पर। अब आप लोगों ने ये सोच लिया होगा कि ये चीज क्या है? दूरी। और ये दूरी कितनी है? आधी परिधि। कितनी है? आधी परिधि। और आप लोगों ने ये भी कल्पना कर ली होगी कि इसमें विस्थापन कितना है। विस्थापन कितना है? यहां से यहां तक। अब ये यहां से यहां तक आर है, तो इधर भी कितना है? आर है। इसका मतलब इसका विस्थापन कितना हो गया? 2r। आर प्लस आर बराबर क्या हो गया? 2r, जिसको अपन व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। अब देखिए बच्चों, कण ए से बी पर पहुंचता है तो दूरी कितनी हो गई? परिधि की आधी। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बटा 2। परिधि की आधी है ना, ये पूरा चक्कर लगाता तो कोई एक परिधि होती। क्योंकि इसने चक्कर कितना लगाया है? आधा चक्कर लगाया है। इसका मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी परिधि की आधी दूरी है। कितनी है? परिधि की आधी दूरी है। 2 पाई आर बटा 2 बराबर कितना हो गया? पाई आर। 2 से 2 कट गए। विस्थापन कितना है? आर प्लस आर बराबर 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कण ए से बी पर पहुंचता है। कोई वस्तु है जो कहां से? ए स्थिति से लगा करके बी तक पहुंचती है। अब आप लोगों ने ये भी कल्पना कर ली होगी कि दूरी कितनी है। पाव हो गई भाई। कितनी हो गई? पहले कितनी थी? आधी थी। पाव का मतलब 1/4 हो गई। किसकी 1/4 हो गई? परिधि की। कितनी किसकी हो गई? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन 4। कितनी हो गई दूरी? 2 पाई आर अपॉन 4। अब देख लीजिए आप लोग, दूरी तो हो गई परिधि की 1/4। कितनी हो गई? परिधि की 1/4। और विस्थापन कितना हो गया? अब विस्थापन कैसे निकालेंगे? यहां पर अपने को क्या बनाना पड़ेगा? त्रिभुज। सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी। आप लोगों को यह भी पता है कि यहाँ पर जो ये बनने वाला कोण कितना है? 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का है तो कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कौन सा लगेगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार भी आर है और लंब भी कितना है? आर है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लग जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपके आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर कितने हो जाते हैं? 2r स्क्वायर। अब 2r स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर अंडर रूट इसको हल करेंगे तो आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है r। और ये दो जो है किसके अंदर रह जाएंगे? अंडर रूट के अंदर रह जाएंगे। अंडर रूट 2r इसका विस्थापन होगा। कितना होगा? अंडर रूट 2r। उन्हें देख लीजिए इसको, है ना, इसको वापस देख लीजिए आप लोग। कण ए से बी पर पहुंचता है। कण कहां से जाता है? ए से बी तक पहुंचता है। ए से बी तक, यानी यहाँ जो स्थिति दे रखी है चित्र के अकॉर्डिंग, ये इस परिधि की कितनी चल रहा है? 1/4। कितना चल रहा है? 1/4। तो यहाँ पर 1/4 का मतलब परिधि का 1/4 मतलब 1/4 इंटू 2 2 पाई आर हो गया। यानी कि आप लोग सीधा ही इसको यूं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर अपॉन 4। तो काट दो तो वो की वही स्थिति आ जाएगी, पाई आर अपॉन 2, है ना। इस तरह से लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी ये तो हो ही नहीं सकती है।
इनकी सीधी दूरी कौन सी है? ये कर्ण वाली। कौन सी है? कर्ण वाली। अब अपना क्या बन गया है? त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज बन गया है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसमें कोई सी भुजा निकालनी हो, सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आप देखिए, कर्ण स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, ये वाला। आधार कितना है? आर स्क्वायर। और लंब कितना है? आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हट करके इधर क्या लग गया? अंडर रूट लग गया। ये कर इसका आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों को जोड़ा तो 2r स्क्वायर हो गया। कितने स्क्वायर हो गया? 2r स्क्वायर हो गया। अब इसका अपन ये वर्गमूल निकालते हैं तो आर स्क्वायर का जो होता है आर, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल पॉइंट में आता है, जिसको अपन ने 2 को अंडर रूट में ही रखा, तो अंडर रूट 2r। ये क्या हो गया? इसका विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण ए से बी पर पहुंचता है, कण कहां जाता है? अब आप लोगों ने मेरे हिसाब से विस्थापन तो निकाल ही दिया होगा। कितना आएगा? अंडर रूट 2r वो आएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन में क्या होता है? सीधी दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी, जो पिछले वाले सवाल में थी वही है। अब इसमें चेंज क्या है? दूरी। अब इस चित्र को देख करके आपको ये लग रहा होगा ये यहां से स्टार्ट होकर के इधर से डायरेक्ट नहीं आया, ये तीर बना रखी, इसके अकॉर्डिंग ये कहा इधर से होकर के इधर यहां आया है। इसका मतलब ये परिधि का कितना चला है? 3/4। कितना चला है? 4 भाग में से 3 भाग चला है, तो इसका मतलब चली गई दूरी कितनी है? 3/4 इंटू 2πr। कितना है? तो चली गई दूरी कितनी हो गई? 3/4 इंटू 2πr, यानी कि 3/2πr हो गया। विस्थापन वही हो गया, पीछे वाला विस्थापन कौन सा हो गया? ये आर आर, और ये कितने 90 डिग्री का कोण है। तो विस्थापन जो पिछले सवाल में था सेम वो का वही पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज वाला हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 40 सेकंड में पूर्ण करता है, यदि एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ का एक चक्र 40 सेकंड में पूर्ण करता है, तो वह कण 2 मिनट और 20 सेकंड पश्चात कितनी दूरी और विस्थापन तय करेगा? कितनी दूरी और विस्थापन? देखो, एक चक्कर में कितना समय लगता है? 40 सेकंड। एक चक्कर में कितना समय लगता है? अब अपने पास कितने सेकंड है? 2 मिनट और 20 सेकंड का मतलब सेकंड बताइए। 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए? 120। 120 प्लस 20 कितने सेकंड हो गए? 140। अब 140 सेकंड हो गए। एक चक्कर में कितना समय लगता है? 40 सेकंड एक चक्कर, वापस 40 सेकंड 2 चक्कर, वापस 40 सेकंड 3 चक्कर। अब कितने सेकंड बच रहे हैं? 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? आधा चक्कर लगाएगा। कितना लगेगा? आधा लगाएगा। अब आप लोगों ने कल्पना कर ली होगी कि दूरी कितनी चला और विस्थापन कितना आएगा? कल्पना करो, 2r आएगा। कितना आएगा? आधे चक्कर में कितना आता है विस्थापन? 2r। r और r। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब समय कितना हो गया? 140 सेकंड। एक चक्कर में कितना समय लगता है? 40 सेकंड। 140 सेकंड में कितने चक्कर होंगे? 3.5 चक्कर। कितने हो रहे हैं? अपन ने वैसे डायरेक्ट ही निकाला, कितने आ रहे हैं? टिप्स में भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है ना। दूरी कितनी चला? 3 चक्कर और आधा चक्कर, यानी 3 परिधि पूरी और 1 आधी परिधि। कितनी? 3 परिधि पूरी और 1 आधी परिधि, यानी अपन ये सीधा ही ये लिख सकते हैं 3.5 परिधि, यानी 7/2 इंटू 2πr। 2 से 2 काट दो, 7πr।
आर, इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 7 पाई आर। इसको देखो एक बार देखें। हाँ तो देखिए, 3 चक्कर में विस्थापन कितना था? 3 चक्कर का विस्थापन तो कितना हो गया? 0 हो गया। 3 पूरे चक्कर का विस्थापन तो 0 हो गया। इसके बाद में उसने और कितना चला? आधा चक्कर। तो आधे चक्कर का विस्थापन कितना हो गया? आर प्लस आर बराबर कितना हो गया? 2r। अगला क्वेश्चन है, एक कण 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार खेत में, एक कण 10 सेंटीमीटर भुजा, भुजा कितनी है उसकी? 10 सेंटीमीटर भुजा के खेत में 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है, तो 140 सेकंड के साथ कितनी दूरी होगी? उसी तरह का सवाल है। 40 सेकंड में एक चक्कर, 140 सेकंड में एक चक्कर वर्गाकार है। कौन सा है? वर्गाकार है। 40 सेकंड में एक चक्कर, वापस 40 सेकंड में एक चक्कर, उन्हें 40 सेकंड में एक चक्कर, कितने सेकंड हो गए? 120। अब कितने सेकंड और बचे? 20। इसका मतलब अब कितने चक्कर होंगे? आधा चक्कर ही होगा, यानी 10 और 10। यानी कि ये देखिए, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, और फिर यहां से लगा करके यहां तक। तो चौथा चक्कर जो होगा वो कैसा होगा? आधा चक्कर ही रहेगा। यानी कि ये जो विस्थापन जो आएगा, दूरी कितनी है पहले तो ये बता दीजिए। दूरी 3 चक्कर तो पूरे, तो कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर है ना। 120, 120 तो 3 चक्कर में हो गई, और आधे चक्कर में और कितनी हो गई? 20 तो कितनी हो गई? 140 सेंटीमीटर। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है? सीधी दूरी। विस्थापन का मतलब क्या होता है? सीधी दूरी। तो ये आपको पता चल ही गया होगा, कौन सा प्रमेय लगेगा? है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कौन सा लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तीन इंटू जीरो, ये क्या लगा रखा है? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो ये हो गया आपके कर्ण स्क्वायर। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 100 और 100 कितने हो गए? 200। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 100। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 100। तो कर्ण बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 2 इंटू 100। मान निकालने के लिए लिखा है ना। दो के तो होते नहीं है वर्गमूल, तो दो का तो अंडर रूट में आ जाएगा, और 100 के कितने होते हैं? 10। तो रूट, आंसर आ जाएगा 10 रूट 10 सेंटीमीटर। 10 रूट 2 सेंटीमीटर। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। हो गया। चलो अपन कल ये फिर चाल के बारे में पढ़ेंगे।